नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, मतलब वो तमाम खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। कौन कौन सी खबरें आज, आइए जरा बता देती हूं आपको पहले जल्दी से, और उसके बाद विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आगे का एजेंडा में आज बात होगी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की। आरोपी बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की आज इस मामले में रिहाई होने जा रही है, जिस पर मधुमिता के परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। अगली खबर बात 2024 के चुनावी हलचल से जुड़ी होगी। राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे आप। उधर बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, उसने तमाम इंतजाम की पोल खोल के रख दी है। आपको दिखाऊंगी किस तरह बेरोजगार फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। बात करेंगे चांद पर चंद्रयान की भी। आपको बताएंगे रोवर प्रज्ञान अभी तक चांद की सतह पर घूम घूम कर क्या जानकारियां इकट्ठा कर चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले का। और अब सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी आज रिहा होंगे। आप ये जानते हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी अमरमणि त्रिपाठी को, लेकिन अच्छे आचरण के आधार पर यह रिहाई का आदेश जो दिया गया और आज रिहाई होनी है। राज्यपाल की तरफ से यह रिहाई का आदेश दिया गया था। अमरमणि की पत्नी मधुमणि को भी आज ही रिहा किया जाएगा। गोरखपुर के डीएम के पास बॉन्ड भरने के बाद दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। तो अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी दोनों आज रिहा हो जाएंगे। दोनों की रिहाई के आदेश जारी हो चुके हैं। गोरखपुर जेल से दोनों की रिहाई आज होगी। डीएम के पास बॉन्ड भरने के बाद दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये दया याचिका, जिसके बाद इस पूरे मामले में प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्यपाल ने आदेश दे दिया और फिर उसी के तहत अब ये रिहाई। तो ये जो पूरा हत्याकांड था, मधुमिता हत्याकांड, इसके बारे में जरा आपको विस्तार से जानकारी दे देती हूं। उभरती हुई कवयित्री थी मधुमिता शुक्ला। 9 मई 2003 वो तारीख थी जब मधुमिता की हत्या कर दी गई थी। सरेआम हत्या हुई थी मधुमिता की। लखनऊ में हत्या की गई थी, मतलब आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। हत्या के वक्त गर्भवती थी मधुमिता, इस बात का खुलासा बाद में हुआ था। अमरमणि त्रिपाठी पर यह आरोप लगा था, और सिर्फ अमरमणि त्रिपाठी पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी पर भी। 2007 में अमरमणि त्रिपाठी को फिर इस पूरे मामले में पत्नी समेत सजा हुई थी, उम्र कैद की। अमरमणि की पत्नी को भी उम्र कैद की ही सजा मिली थी। और इस तरीके से यह मधुमिता शुक्ला हत्याकांड जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से भूचाल ले आया था। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शुमार किया जाता था अमरमणि त्रिपाठी का। विवादों से हमेशा नाता रहा अमरमणि त्रिपाठी का। इतना ही नहीं, जो नौतनवा सीट है उससे विधायक अमरमणि त्रिपाठी, और एक तरीके से इन्हीं के दबदबे वाली वो उत्तर प्रदेश महाराजगंज की नौतनवा सीट मानी जाती रही। उत्तर प्रदेश की कई सरकारों में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी। महाराजगंज में सियासी दबदबा अमरमणि त्रिपाठी का रहा। जेल में रहकर अपने बेटे को भी विधायक बनवाया अमरमणि त्रिपाठी ने। 2017 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, इन्हीं के बेटे विधायक बने थे इसी नौतनवा सीट से। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देती हूं। मधुमिता शुक्ला की बहन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं इस रिहाई को लेकर। मधुमिता शुक्ला की बहन है निधि शुक्ला। रिहाई के आदेश पर निधि शुक्ला ने सवाल उठाए हैं। रिहाई के ऑर्डर को अंधेर करार दे रही है निधि शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इस तरीके से रिहाई कर देना यह फैसला गलत होगा, कहना है निधि शुक्ला का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, यह अंधेर मचा रखा है। निधि शुक्ला ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, और निधि शुक्ला बता रही हैं कि इस बाबत उन्होंने जानकारी राज्य सरकार को भी दे दी है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए तब तक रिहाई ना हो। सुनाते हैं आपको। प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। इस
रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और दिल्ली से निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आपको नीरज श्रीवास्तव के पास लेकर चलती हूं। और नीरज, आप मुझे ये अपडेट दीजिए कि अभी जो अमरमणि त्रिपाठी है वो कहां है, क्योंकि ज्यादा अरसा तो जेल की बजाय गोरखपुर के अस्पताल में बिताया अमरमणि त्रिपाठी ने, तो फिलहाल जेल में ही, अस्पताल में गोरखपुर के कहां है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है, ज़्यादातर समय उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में बिताया। वार्ड नंबर जो 16 नंबर कमरा है उसी कमरे में रहे। हालांकि नंबर इसका मिटा दिया गया था, लेकिन जो अब लंबे समय से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहते रहे हैं। और बस्ती की एक कोर्ट ने इस पर सवाल भी उठाया था कि सीएमओ से पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि वो नहीं आ सकते, ऐसी कौन सी बीमारी है। लेकिन लंबे समय से वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराते रहे हैं। और बहुत कम समय गोरखपुर का जो मंडली कारागार है, गोरखपुर जेल है, उसमें बहुत कम समय तक दोनों रहे हैं। और लगातार वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर भर्ती रहे हैं। और यही वजह है कि कई बार सवाल भी उठते रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पड़े हुए हैं। लेकिन अब चूंकि आदेश आ गया है रिहाई का, तो अब जो बेसब्री से लोगों को इंतजार है, जो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनको इंतजार है कि कब रिहाई होगी। और जो प्रक्रिया है वो, जो हमारी बात हुई अधिकारियों से, 11 बजे जिलाधिकारी के यहाँ से जैसे ही परवाना रवाना होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, उसके बाद से रिहाई की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो सकती हैं। और जेल में अभी कहाँ है? जेल में है अमरमणि त्रिपाठी या अभी भी अस्पताल में है? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल रोमाना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही वो अभी इलाज के नाम पर भर्ती हैं। अभी भी अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी। ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। तो दर्शकों को समझना चाहिए इस बात को कि अमरमणि त्रिपाठी अभी भी, जब एक तरफ उसकी रिहाई का आदेश आ चुका है, वो अस्पताल में है और ज्यादातर अपने सजा के दौरान जेल में सलाखों के पीछे नहीं बल्कि अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहकर उसने अपनी सजा काटी है। हम सीधे जरा रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, अभी एबीपी न्यूज पर दर्शकों को हमने निधि शुक्ला का बयान सुनाया, जिसमें अपनी बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई के बारे में जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस बाबत जानकारी दे दी गई है राज्य सरकार को, राज्यपाल को। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा है, इस वजह से कुछ रिहाई को लेकर देरी का फैसला लिया जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है या नहीं? ऑर्डर्स पास हो चुके हैं। संजय त्रिपाठी, देखिए राज्यपाल की तरफ से रोमाना ऑर्डर जारी किया जा चुका है और ऑर्डर पहले ही शासन की, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से पहले ही जारी किया जा चुका था। इस ऑर्डर की जो देरी हो रही थी इसके अमल में, इसको लेकर के अमरमणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दायर की थी, जिसके बाद में आनन फानन में ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो ऐसे में मुश्किल है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल न दे तब तक मुश्किल माना जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई में कोई देर होगी। और निधि शुक्ला का ये दावा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन रोमाना, ये जो रिहाई हुई है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ही हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सजा याफ्ता मुलजिम ऐसे हैं जिनकी सजा को 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जिनका आचरण अच्छा है, उनकी रिहाई पर विचार किया जाए। इसी आधार पर अमरमणि ने याचिका दायर की थी और उसी के बाद में जो प्रक्रिया चली है उसके बाद अमरमणि और मधुमणि की रिहाई हो रही है। तो ऐसे में ये मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से या उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कोई ऐसा आदेश जारी होगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि अगर अमरमणि या मधुमणि के खिलाफ में कोई अन्य मामला जो चल रहा होगा, अगर उसमें ये कोई बाधा नहीं बनती है तो ये मान के चलिए कि इन दोनों की रिहाई तय है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, अमरमणि की रिहाई को लेकर अब जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू हो गई हैं और इस मामले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है चुनाव में फायदे के लिए अपराधियों की रिहाई करा रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल पे होंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अमरमणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल
योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पर फीका पड़ने लगा। तो अब अमर मणि की भी जरूरत पड़ेगी। अगर वोट का मूव हो जाए तो पसमानदा मुसलमान में मुख्तार अंसारी की भी जरूरत पड़ेगी। और तो और जो भी अपराधी जेलों में बंद हैं, मुझे पूरा अंदेशा इस बात का है कि 2024 के चुनाव पे जिन जिन अपराधियों को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की आवश्यकता लगी, वो सब बेल होंगे और सबका इस्तेमाल मौजूदा भाजपा करेगी। तो अमर मणि की रिहाई को लेकर राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी इसी को आधार बनाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं पहले सुप्रीम कोर्ट। निपुण सहगल हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट परिसर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण, राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस पूरे मामले में जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसका जिक्र अभी संजय त्रिपाठी की तरफ से भी किया जा रहा था कि साहब इस मामले में तो खुद अमर मणि की तरफ से अपनी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का रास्ता साफ किया था। तो अब यहां से आगे क्या? क्योंकि निधि शुक्ला वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही आस लगाकर बैठी हुई हैं। देखिए रोमाना, मैं कानूनी स्थिति को साफ करने के लिए 2-3 बातें संक्षेप में बताना चाहूंगा। पहली बात, उम्र कैद को अमूमन 14 साल या किसी राज्य में 20 साल तक माना जाता है, और उसके बाद अगर विशेष रूप से लिखा ना गया हो फैसले में कि नहीं जीवन भर ही जेल में रहना पड़ेगा, तो राज्य सरकार फैसला ले सकती है। वो एक प्रशासनिक बात होती है जहां पर कि पीड़ित पक्ष का कोई ज्यादा अधिकार नहीं बनता ये कहने का कि अभी भी सजा और मिलनी चाहिए। राज्य सरकार को यह फैसला लेने का अधिकार था, लेकिन यूपी सरकार तमाम मामलों में लंबे समय से फैसले नहीं ले रही थी। ऐसे में कुछ याचिकाएं आई ऐसे लोगों की जो 20 साल से ज्यादा जेल में रह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों हजारों में है जो यूपी की जेल में 20 साल से अधिक समय तक से बंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको रिहाई पर विचार करना चाहिए केस बाय केस देखते हुए। ठीक है। इसी का फायदा लेते हुए अमर मणि ने भी ये मांग की, और अमर मणि को आखिरकार अब रिहा किया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की है। आखिरी बात, निधि शुक्ला ने याचिका जरूर दाखिल की है यहाँ पर कि इसको रोका जाए, लेकिन उनकी जो याचिका है वो आइटम नंबर 53 के कोई अपडेट आएगा इस मामले में दोबारा आपका रुख करेंगे। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। लद्दाख के करगिल में राहुल गांधी, आप जानते हैं कि इन दिनों लद्दाख में हैं, और करगिल में राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। क्या कह रहे हैं राहुल, ये सुनिए। राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। ये है बयान जो राहुल गांधी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं मैं गारंटी देता हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जीतेंगे हम। बीजेपी ने भारत तोड़ो की राजनीति की है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। चुनौती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हमने शुरू की। देश में आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। देश में आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त मौजूद हैं, और जैनेंद्र से ही जानते हैं जितना कॉन्फिडेंस राहुल गांधी 2024 समेत जितने इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर नजर आ रहे हैं, सबका आधार कर्नाटक ही नजर आ रहा है। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए हिमाचल और इसके बाद कर्नाटक बैक टू बैक 2 जीतों के बाद कांग्रेस का और खासतौर पर राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है, और उसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्हें एक जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया उसकी भी वजह है। लेकिन इससे ज्यादा रोमाना, देखिए कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपनी जीत का दावा करता ही है। राहुल गांधी से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कहेंगे कि हाँ कांटे की टक्कर होगी और दूसरी पार्टी भी जीत सकती है। उनसे सवाल पूछा गया था, लद्दाख के एक नौजवान ने उनसे कांग्रेस की चुनावी हार को लेकर के सवाल पूछा था कि
इससे पार्टी कैसे उभरेगी, इसका उन्होंने ये जवाब दिया कि आप हिमाचल देखिए, आप कर्नाटक देखिए, आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस जीतेगी। और फिर उन्होंने बड़ा दावा किया कि मैं गारंटी देता हूं कि 24 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस हरा देगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस को भी मालूम है कि अकेले ये पॉसिबल है नहीं, और इसीलिए एक इंडिया अलायंस ऑपोजिशन का बना है, और इसमें हर सीट पर बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार देने के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 में बीजेपी को हराने का दम राहुल गांधी की तरफ से भरा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में राज्य लोक सेवा आयोग की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, आप जानते हैं वो हो रही है। 3 दिन की परीक्षा का आज दूसरा दिन है, और इसमें पूरे राज्य के 870 केंद्रों पर करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे चुभने वाली जो बात है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। इन परीक्षाओं में बदइंतजामी, भीड़ को मैनेज करने के कमजोर इंतजाम। एबीपी न्यूज के कैमरे पर कई जगह अभ्यर्थियों ने शिकायत भी की है, खुलकर अपनी शिकायतें रख रहे हैं। वो लाखों की तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इंतजाम जीरो। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये बिहार में किसी एक जगह की तस्वीर नहीं है। आप देख सकते हैं राजधानी पटना से लेकर गया, हाजीपुर, बेतिया, नालंदा, समस्तीपुर, हर तरफ से एक सी तस्वीर ही सामने आ रही है। अभ्यर्थियों का सैलाब है, और साथ ही साथ बद इंतजामों का भी सैलाब साफ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी पटना से शशांक और सीवान से वीरेश पांडे मौजूद हैं। पहले वीरेश के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं जरा वीरेश से, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर दिखाइए जरा किस तरीके की दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा है इन अभ्यर्थियों को। देखिए, अगर हम दिखाएं अपने कैमरे से तो ये दुश्वारियां हैं, और ये जो आपको गद्दे, सिलवटें और चद्दर और ये जूते, चप्पल, अब व्यवस्था दिखाई दे रहा है, ये पूरे बिहार का नज़ारा है। ज़िला मुख्यालय मैं सिवान पर मौजूद हूँ, और इतनी संख्या में न यहाँ होटल है, न यहाँ गेस्ट हाउस है, न सारी व्यवस्था है, न सरकार ने कोई इंतज़ाम किया है। और दूर दूर से आए हुए जो अभ्यर्थी हैं, और ख़ासकर ये जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इनकी दूसरी पाली में परीक्षा है, यानी 3:30 से 5:30। और इस बीच में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, देखिए अपने बच्चों के साथ आई हैं, दूध मुहे बच्चे हैं, इनको किस रूप में मैनेज करना, कैसे खाना पीना, सारी व्यवस्था। आप कहाँ से, गुजरात से आई हैं? जी भैया, मैं गुजरात से आई हूँ। तो ये क्या सारी व्यवस्था, ये बच्चा अभी मैं देख रहा था बहुत आपको परेशान कर रहा था, कैसे मैनेज कर रही हैं, और क्या यहाँ पर हालात आपको देखने को मिला? भैया मैंने तो ऐसे कर, देखो ऐसे गोदी में लिया, ऐसे पढ़ाई करती हूँ। जब मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देती हूँ, इसी में ये भी हो जाता है। और यहाँ की सर व्यवस्था है तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, इससे हम लोग यहाँ पे मतलब पेपर दे पाए। व्यवस्था तो मतलब मैं कहूँगी शून्य भी नहीं, -0 बोलूँगी, क्योंकि हम लोग जब आए वहाँ से, हम सिवान में प्रवेश करते हमने पहले होटल के बारे में पूछा, होटल वाले ने तो दरवाज़ा भी नहीं खोला। फिर हम लोग इधर उधर भटकते रहे, सबसे हर जगह दुकान वालों से, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनसे हम लोग पूछते थे कि कहाँ रुक सकते हैं, तो उसी में से किसी ने इस जगह खाने पीने की भी कहीं कोई व्यवस्था कोई नहीं थी। सरकार की तरफ से, कोई नेता नगरी की तरफ से, सांसद, विधायक, सभासद कोई दिखा? जी बिल्कुल नहीं, कोई नहीं दिखा। सरकार और नेता नगरी अगर थोड़ी भी संवेदनशील होती तो फिर इस तरीके की बदइंतजामी की तस्वीरें थोड़ी देखने के लिए मिलती। इसी वजह से तो जमीन पर गद्दे बिछाकर किसी तरीके से वक्त काटने को मजबूर ये अभ्यर्थी। और अब बात करते हैं भारत के चांद पर सफर की। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच चुका है। दिलचस्प तस्वीरें आने का सिलसिला लगातार जारी है, और एक तस्वीर जो सुर्खियों में है, चंद्रयान 3 के रोवर की। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर काम कर रहा है ना लगातार, उसी ने ये तस्वीर खींची है, और इसरो ने इस तस्वीर को जारी करते हुए रोवर के फोटोशूट का नाम दिया है। तो प्रज्ञान रोवर जो लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर अपने काम में जुटा हुआ है, उसी का ये फोटोशूट जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किया है, वही तस्वीर जारी की गई है इसरो की तरफ से। और बड़ा दिलचस्प कैप्शन लिखा गया है कि रोवर का फोटोशूट हो रहा है। तो तस्वीर 23 अगस्त की, जब लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आया था, उस वक्त की तस्वीर। इसके बाद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ये तस्वीरें खींचे हैं। आपको बता दें, चंद्रयान 2 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग भले ही नाकाम रही थी, लेकिन चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी एक्टिव है, और न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले 3-4 साल तक उम्मीद की जा रही है कि वो इसी तरीके से काम करता रहेगा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में वैज्ञानिकों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई करेंगे, ये खबर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद
इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कल होगी। बेहद खास ये मुलाकात रहने वाली है, जब भारत चांद के बाद अब सूरज की तरफ कदम बढ़ाने वाला है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी के बेंगलुरु के इस दौरे और इसमें इसरो टीम से होने वाली मुलाकात की अभी से चर्चाएं जोरों पर हैं। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त बेंगलुरु से मौजूद हैं। जरा जानते हैं श्रीनिवास से क्या जानकारी मिल रही है, कल किस समय तक और कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के बीच ये मुलाकात होगी? देखिए रोमाना, जैसे लैंडर ने चांद पे अपने कदम रखे थे उस वक्त से लगातार लैंडर के पहुंचने के तुरंत बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पहुंचे। कल सुबह सीधा रमैया वहां पहुंचे, फिर दोपहर में कर्नाटका विधानसभा के अध्यक्ष पहुंचे और अब इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है। कल पूरे दिन मैं इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर में था, तो वहां जो तैयारियां चल रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था, हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये मुलाकात कहां पर होगी, लेकिन अनाधिकारिक तौर पे मुझे ऐसा लगा और मैं ये कह सकता हूं कि शायद कल प्रधानमंत्री इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर में ही उन तमाम वैज्ञानिकों से मिलेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से वहां पूरी तैयारी चल रही थी, पूरे दिन खुद वहां पे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ मौजूद थे और लगातार वहां पे लोगों का आना जाना लगा था, बधाइयों का तांता था। तो अभी ये उम्मीद की जा रही है कि कल प्रधानमंत्री की मुलाकात इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों से इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर में ही हो सकती है। नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही औपचारिक जानकारी सामने आ जाएगी दर्शकों तक हम ये खबर पहुंचा देंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये ऐलान कर रहे हैं तबाही के काउंटडाउन का। पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल के मंडी में तबाही जारी है। मंडी में भारी बारिश से सड़क धंस गई है, करीब 4 फीट नीचे तक धंसी सड़क। मंडी पंडोह 4 लेन पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से करीब 4 फीट नीचे तक सड़क धंस गई। मंडी पंडोह 4 लेन कई जगह यहां भूस्खलन हुआ है। तबाही जारी है। हिमाचल के मंडी की ये तस्वीरें हैं। ये 4 लेन सड़क है और देखिए किस तरीके से बुरा हाल इस सड़क का हुआ है। ये सड़क कई अलग अलग हिस्सों में धंसी हुई नजर आ रही है और कई फुट धंसी है नीचे। देख रहे हैं आप 4 फुट के करीब ये सड़क का हिस्सा कई जगह से नीचे धंसा हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में आसमानी आफत से त्राहिमाम मचा हुआ है। रेस्क्यू टीम्स ने अब मोर्चा संभाला है। मंडी में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा है। यहां टीम ने दुर्गम इलाके, खोला नाला का इलाका, जहां से 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 51 लोग खोला नाला इलाके में फंसे हुए थे मौसम की मार के बीच, और ऐसे में यहां मोर्चा एनडीआरएफ की तरफ से संभाला गया। एनडीआरएफ ने 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। उन्हें नगवाई राहत शिविर में अब शिफ्ट कर दिया गया है। तो हिमाचल में ही जो नगवाई राहत शिविर बनाया गया है, वहां पर इन 51 लोगों को शिफ्ट किया गया जो खोला नाला इलाके में फंसे हुए थे। हिमाचल के मंडी में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश रह रहकर मौसम का कहर कहें आप इसको, कुदरत का कहर कहें आप इसको, जो प्रदेश पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों की मिट्टी इतनी नरम हो चुकी है, इतनी बेजान हो चुकी है कि अब और बारिश की मार को सह नहीं पा रही, और इसी वजह से ये जगह जगह सड़कें धंसने की तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं, घर गिरने की तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं, पहाड़ों का मलबा जो जगह जगह सड़कों पर सैलाब अपने साथ लेकर आ रहा है। और साथ ही ये जो ताजा खबर सामने आई है कि खोला नाला इलाका है,
यहां पर 51 लोग फंस गए थे और देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और अब इन्हें नगवाई जो राहत शिविर बनाया गया है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये तबाही हिमाचल प्रदेश में जारी है। भारी बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में ये मुसीबत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल से आई कुछ और डराने वाली तस्वीरें दिखाती हूं अब मैं आपको। ये तस्वीरें मंडी की हैं, कुल्लू की हैं, जहां आफत का पहाड़ टूटा, इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जल प्रहार ऐसा कि जिंदगी बेहाल हो गई। देखिए किस तरीके से मंडी की तस्वीर आपके सामने है। सड़क धसी हुई नजर आ रही है, पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। कुल्लू और कांगड़ा की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां मकान धराशायी हो रहे हैं और जिंदगी पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। सीधे आपको लेकर चलूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन जो कुल्लू से इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं सचिन से कि अभी मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से अनुमान क्या जताया जा रहा है हिमाचल के लिए आने वाले दिनों में। जी रुमाना, आज तक के लिए हिमाचल में येलो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, पर बादल हैं, बारिश नहीं हो रही है। पूरे हिमाचल में बादल हैं, बारिश जो है बंद है, पर बारिश लग सकती है। और अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है यहाँ प्रशासन के लिए, लोगों के लिए ये रहने वाला है, क्योंकि बारिश अगर बंद होती है तो उसके बाद भी मुसीबत जो है वो कम नहीं होती है। अगर हम ये सोचें कि बारिश बंद हो गई है कि मुसीबत कम हो जाएगी, वो नहीं है, क्योंकि बारिश बंद होने के बाद जो है वो लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है, क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है और जब धूप खिलती है तो उसके बाद लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा बहुत सारी जगहों पे हो भी रहा है। पिछले कल हमने देखा आनी में जिस तरीके से जो है मकान जो है ढहे हैं, क्योंकि पहाड़ी जो है बिल्कुल वो है दरख्त के नीचे आ गई है। और आनी की मैं आपको बता दूं कि आनी में अभी भी तकरीबन उस जगह पे 35 से 40 घर जो हैं उस इलाके में जो हैं वो अभी भी खतरे की जद में है और प्रशासन जो है वहां पे अलर्ट मोड पर है। उन लोगों को इसी वजह से तो सचिन हम कह रहे हैं कि जून से अगस्त आ गया और पहाड़ लगातार पस्त नजर आ रहा है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हिमाचल का मतलब हमेशा से क्या रहा? खूबसूरत पलों की दास्तां रहा। हिमाचल मतलब क्या रहा? शिमला, मनाली, कुल्लू की वो वादियां रही जहां हर कोई जाना चाहता है। लेकिन हिमाचल के नाम से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। मौजूदा हालात खौफ पैदा कर रहे हैं। शिमला से लेकर मनाली, कुल्लू तक सिर्फ बर्बादी के निशान, चीख पुकार। हिमाचल में ऐसा हाहाकार मचा जिसकी तस्वीरें देखकर सहम गया है पूरा हिंदुस्तान। और सवाल खड़े हैं कि आखिरकार क्या अंधाधुंध विकास की कीमत है ये विनाश? स्क्रीन पर तबाही की जो तस्वीरें मौजूद हैं, इसे ही तो हाहाकार कहते हैं। जून से शुरू हुआ जल प्रलय जुलाई में भी आतंक मचाता रहा और अब अगस्त खत्म होने को आया, लेकिन कुदरत के कोहराम पर अब भी विराम लगते हुए नहीं दिख रहा। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे जून से लेकर 23 अगस्त के बीच हिमाचल में बारिश से हर रोज 6 जाने जा रही है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे हिमाचल के सीने पर हर रोज बारिश 136 करोड़ की चोट कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हर 4 घंटे में एक मौत हो रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के आनी बाजार से आई हैं।
तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि ये एक घनी आबादी वाला इलाका है। हर तरफ चहल पहल है, लेकिन कुछ पलों के भीतर कैसे तस्वीर बदल जाती है, उस एक एक पल की कहानी आपको दिखाते हैं। वीडियो शुरू होता है तो सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, लेकिन मोबाइल से वीडियो बनाया जाना शुरू हो चुका है। मतलब ये इस बात का संकेत है कि तबाही ने हरकत दिखाना शुरू कर दिया था। सीटी की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मानो आसपास मौजूद लोगों को खतरे का अलर्ट दिया जा रहा है। कुछ ही देर में लोग भागते हुए अपने अपने घरों की बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक इमारत का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरता है। एक बच्चे की आवाज आती है जो डर के चीख रहा है। ये क्या है? वहाँ मौजूद लोग दहशत से कांपने लगते हैं। अपनी आंखों के आगे रिसते हुए पहाड़ को देखकर खौफ खा जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच चुके हैं। एथेंस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। ग्रीस के एथेंस में प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी जी जिंदाबाद नारे लगाए जमकर। बता दें आपको, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 साल बाद ये पहली ग्रीस यात्रा हो रही है। जरा उत्साह और जोश देखिए भारतीय समुदाय का जो यहां ग्रीस में रहता है। 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सितंबर 1983 में ग्रीस के दौरे पर गई थी। अब 40 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंचे हैं। वहां के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के साथ साथ कई समझौते, हस्ताक्षर समझौतों पर जिनके किए जाने की उम्मीद है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, शिपिंग, संस्कृति, रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंचे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोग बेसब्री से सड़क के किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। हाथों में तिरंगा, दिल में इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों के बीच पहुंचे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और इस बीच एक बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार। उन्होंने अजीत पवार को लेकर बयान दिया है जो चौंकाने वाला है। शरद पवार का बड़ा बयान अपने भतीजे अजीत पवार को लेकर। अजीत पवार हमारे ही नेता हैं, ये कहना है शरद पवार का। एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, देश पातळीवर आज तशी स्थिती इथे नाही. काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तर लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार आहे. पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।